हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको सेट्स का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे थे। उनमें से जो है हमने एक क्लास जो है आपका हम ले चुके थे। एक क्लास जो है उनमें से क्या किया आपको लिए हैं। देखिए, एक क्लास हो चुका है और आज जो है दूसरा क्लास हम लेंगे। ठीक है, देखिए सेट्स में हम लोग पढ़े क्या थे। सबसे पहले हमने ये जाना था कि सेट्स कहते किसको हैं, सेट किसको कहते हैं। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। हमने आपको बता चुके थे कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सेट में जो भी वस्तु हो वो अलग अलग होना चाहिए, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि आप हम इंश्योर कर पाए किसी चीज को कि वो वस्तु उस सेट का है या नहीं है। ठीक है, हमने ये भी बताया था आपको सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, और या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। या मतलब समझ ही गए होंगे। अब देखिए, सेट से हमने दो प्रकार का बताया आपको, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और इनफाइनाइट सेट्स का मतलब होता है सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीका से, हमको इतना तो शायद पता है। ठीक है, देखिए आज जो है हम करेंगे क्या आपके सामने, आज हम उस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दोस्त थोड़ा समय लगेगा। आपको घबराना नहीं है। जो भी स्टूडेंट है क्लास 11 का हो या 12 का हो, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और अगर बीपीएससी तैयारी 4 वाले स्टूडेंट हमारे क्लास को देखेंगे, उसके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब तक आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप आगे चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेट्स जो है रिलेशन फंक्शन डिपेंड करता है सेट के ऊपर। देखिए, आज हम उस दिन जो है आपको सबसेट्स के बारे में हमने बताया था। आपको हमने क्या बताया था, सबसेट्स के बारे में। लेकिन आज जो है हम यही बताएंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स। कैसे हम सबसेट्स की संख्या को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके बारे में बताए थे। देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी सेट है, वो सेट अपने आप का सबसेट होता है। यस और नो? यस। देखिए, हमने आपको यह भी बताया था कि मतलब हमने आपको यह भी बताया था कि सबसेट कहते किसको हैं। अगर दोस्त मेरे भाई, अगर अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होता है, ए का सारा एलिमेंट क्या होता है दोस्त, ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, समझे? ए का सारा एलिमेंट कहां होगा, बी में होगा। ए का सारा एलिमेंट कहां होगा, बी में होगा। ठीक है, देखिए जैसे देखिए हम इसको इसी भाषा को हम अगर कहते हैं, अगर हम ये बात बोले दोस्त कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब है दोस्त सारा हो या ना हो, इसका मतलब है ए में एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट ऐसा कर रहा होगा जो बी में नहीं होगा। जैसे देखिए, हमने आपसे ये बात पूछ रहे हैं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करें। जैसे देखिए 1 2 3 4 ये लिया हमने, और हम बी एक सेट से लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6। देखिए, अब हम पूछ रहे हैं भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि ए सबसेट है बी का या नहीं है। ए सबसेट है बी का नहीं है। तो आपको पता है दोस्त, सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए सबसेट है बी का, 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 इसका मतलब है ए का सारा एलिमेंट कहां होगा, बी में होगा। ए का सारा एलिमेंट कहां होगा, बी में होगा। लेकिन देखिए 1 इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं है, इसका मतलब है ए सबसेट नहीं है। ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब होता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए व्हिच इज नॉट इन बी। अगर हम इसी चीज को हम अगर लैंग्वेज में दोस्त लिखते हैं, देखिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही पढ़ते हैं, और उद्देश्य क्या हो, आगे हायर एजुकेशन में जाए हम या अपने ज्ञान को इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो इस चीज का जरूरत पड़ता। हम क्या लिखेंगे कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, हमने क्या बोला, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज, क्या बोलेंगे, विच इज नॉट इन बी। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए सबसेट नहीं है दोस्त बी का, इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए में जो बी में नहीं होगा। ठीक है, देखिए
इसको बताने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा रीजन था। अगर आप ये चीजें समझ गए होंगे तो अब हम आपको आगे समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे दोस्त मेरे बात को समझिए, जैसे देखिए कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर अगर मान लेते हैं ए नाम का कोई सेट है, अगर ए और दो एलिमेंट इसमें है, बताइए ए का सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ए में होगा, इसका मतलब है ए का सबसेट होगा। देखिए दोस्त और एक चीज और हम समझाना चाहेंगे आपको, फाई जो है, फाई क्या है? सबसेट होता है ईच एंड एवरी सेट का। फाई जो है सबसेट्स हैं ईच एंड एवरी सेट का। इसीलिए अगर फाई अगर सेट नहीं होता है किसी भी सेट का, इसका मतलब क्या है? हम ये बोलते हैं कि अगर फाई नहीं है ए का, सबसेट नहीं है ए का, इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन फाई व्हिच इज नॉट इन ए। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट फाई में आना स्टार्ट हो जाएगा जो किसमें होगा? ए में नहीं होगा। अगर ए में नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है दोस्त कि फाई एक ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी वस्तु नहीं होता है। अगर फाई, देखिए हम फिर से इस बात को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं फाई जो है सबसेट है, फाई नहीं है सबसेट ए का। फाई सबसेट नहीं है ए का, इसका मतलब है दोस्त देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element in A which is not in A। मेरे दोस्त मेरे भाई प्यार से समझिए पहले, अगर दिमाग में ताकत नहीं होगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए ही शो होता है, किसी इंसान के लिए तो है ही नहीं। इसमें ना कोई सॉन्ग चल रहा है ना कोई मोटिवेशन चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको अच्छे से दोस्त पता है कि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फाई एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर हम ये कहते हैं कि फाई इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब है कि फाई में एक एलिमेंट वैसा आने लग जाएगा जो ए में नहीं होगा। हमको तो ऑलरेडी पता है कि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो ये लेकिन ये डेफिनेशन के कारण इसमें एक एलिमेंट आने लगता है जो कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है। देखिए कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये मेरे बात को थोड़ा सा समझिए। कंट्राडिक्शन देखिए कंट्राडिक्शंस का क्या मतलब होता है, इसको समझने का कोशिश करें। देखिए कंट्राडिक्शंस का मतलब होता है दोस्त विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? किसी चीज जब हमको कोई थ्योरम प्रूफ करना होता है तो कंट्राडिक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। कंट्राडिक्शंस में क्या करते हैं, हम गलत लेकर के चलते हैं और हमको खुद रियलाइज हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमको खुद रियलाइज हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो इसी को हम कंट्राडिक्शंस कहते हैं। देखिए अब हमको अच्छे से पता है दोस्त कि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जब फाई में एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे हम ये कह देते हैं कि फाई सबसेट नहीं है ए का, इसका मतलब होता है कि फाई में एक वस्तु आना शुरू हो जाता है जो ए में नहीं है। इसका मतलब कंट्राडिक्शंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम दो चीजें सीखे। क्या सीखे? पहला नंबर हमने ये सीखा कि फाई इज हमने पहला नंबर क्या सीखा? देखिए हमने क्या सीखा? पहला नंबर पहला सिखाते हैं आपको। देखिए फाई इज नहीं दिखाई दे रहा, चलिए कोई बात, यहां से लिखते हैं। देखिए फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, समझ गए। देखिए और हमने ये भी सीखा ए इज देखिए ऐसे लिख देते हैं, ये समझ में आ ही जाएगा आपको। ए सबसेट है ए का, ये तो सब आराम से समझने वाली बात है। तो हमने दो चीजें सीखा। हमने क्या सीखा? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हमने सीखा कोई भी सेट अपने आप का सेट होता है। ठीक है, देखिए अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने आपको बोले, हम क्या बोलते हैं कि देखिए हाउ टू नंबर ऑफ सबसेट, कैसे बोलेंगे हम? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट में क्या करेंगे दोस्त? नंबर ऑफ सबसेट में हम क्या करते हैं? देखिए जैसे ए नाम का कोई सेट है दोस्त मेरे भाई, और इसमें एक एलिमेंट है।
इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। हमने आपसे पूछा कि बताइए कि ए के पास कितने सबसेट्स हैं, ए के पास कितने सबसेट्स हैं। सबसे पहला नंबर आप क्या जानते हैं, फाइव जो है किसी सेट का सबसेट होता है, नंबर एक। और ये भी जो है बताइए, ए अगर मान लेते हैं कि ये कोई सेट है तो बताइए नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा? हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट बराबर दोस्त क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टू द पावर 1 लिखे तो कोई दिक्कत, अगर हम 2 को दोस्त मेरे भाई अगर 2 को हम टू द पावर 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं इसको समझिए थोड़ा सा। और अब हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 ही लेते हैं। चलिए अब हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो पहले क्या लीजिएगा? 5, दूसरे में क्या लीजिएगा? 1, दूसरे में क्या लीजिएगा? तीसरे में क्या लीजिएगा? 2 और इतना, और तीसरे में क्या लीजिएगा? इतना। अब ये हमें बताएं क्या 5 इसका सबसेट है या नहीं? यस। 1 सबसेट है या नहीं? हाँ है। 2 सबसेट है या नहीं ए का? हाँ। और ये सबसेट है या नहीं? हाँ है। तो इसका मतलब है पहले किसी सेट में एक एलिमेंट था, सबसेट की संख्या 2 निकला। अब सेट में एलिमेंट की संख्या 2 है, तो सबसेट की संख्या देखिए कितना निकल रहा है? 4 निकल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? नंबर ऑफ सबसेट। हमने क्या लिखेगा? नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। इस 4 को हम टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? बी बराबर क्या करते हैं? बी बराबर हम 3 एलिमेंट लेकर के देखते हैं। इसका नंबर ऑफ सबसेट लिखिए, पहले 5, उसके बाद 1 को लिखिए, उसके बाद 2 को लिखिए, फिर इसके बाद 3 को लिखिए, उसके बाद फिर 1 और 2 को लिखिए, फिर 2 और 3 को लिखिए, और फिर क्या लिखना है दोस्त मेरे भाई? 1 और 3 को लिखना है, और फिर क्या लिखना है? 1 2 3 को लिखना है। काउंटिंग कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक एलिमेंट था तो 2 सबसेट, 2 एलिमेंट था 3 सबसेट, 4 सबसेट। जब 3 एलिमेंट है 8 सबसेट है। इसका मतलब देखिए इसको लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ सबसेट जब हम लिखते हैं दोस्त तो कितना आएगा? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, यानी टू द पावर 3। देखिए एक फार्मूला सा क्रिएट हो रहा है दोस्त। जब एक एलिमेंट था तो टू द पावर 1 आया, जब 2 एलिमेंट था टू द पावर 2 आया, जब 3 एलिमेंट होगा तो 2 पर पावर 3 आएगा, जब इसमें n वस्तु होगा तो टू द पावर कितना आएगा? n होगा। तो यही फार्मूला से आप जो है नंबर ऑफ सबसेट्स काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए हर एक जगह काम होने वाला। जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन में, कई बार 3-4 नंबर आ जाएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर आएगा। लेकिन काम का क्या दोस्त, अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो समझ में बहुत कुछ नहीं आएगा, समझे? ये प्योर मैथमेटिक्स है। ये क्या है? प्योर मैथमेटिक्स है दोस्त। जब प्योर मैथमेटिक्स आप नहीं समझिएगा तो ऊपर आपको मुश्किल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा और हम चीजें को समझते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं? a set having an element, then number of subset, a set having n element, then number of subset दोस्त कितना हो जाएगा? टू द पावर n। ये फार्मूला के रूप में आप याद रखिएगा, समझे? एकदम बेहतरीन तरीका से हम समझाएं। देखिए अब हम आपको ये समझाते हैं दोस्त, कि प्रॉपर सेट किसको कहते हैं। हम क्या समझा रहे हैं आपको? प्रॉपर। देखिए एक रिमार्क के तौर पे मेरे दोस्त मेरे भाई, थोड़ा सा ना एक रिमार्क के तौर पे आपको लिख लेना है। देखिए रिमार्क में क्या लिखना है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रिमार्क नंबर 1 क्या बोलना है इसको दोस्त? आप पढ़ सकते हैं ए सबसेट है किसका? बी का। रीड एज ए, क्या बोलना है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम क्या पढ़ सकते हैं इसको? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए दोस्त अगर ए सबसेट नहीं है बी का तो उसका सिंबल हम सिखा रहे हैं दोस्त, इतनों से भी काम चल जाएगा। ए इज नॉट अ
सबसेट ऑफ बी। और देखिए तीसरा नंबर दोस्त, अगर ए सबसेट है बी का, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन और इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये चीज हम आपको समझा चुके हैं, समझे। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्त, अगर ए सेट होगा बी का, ए का सारा एलिमेंट कहां होगा, बी में होगा। यस होगा। देखिए ऐसा हो सकता है दोस्त कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो बी से कम हो सकता है, तभी सेट डिफाइंड होगा। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे सेट डिफाइंड नहीं होंगे, इसीलिए कार्डिनल नंबर, इसको क्या पढ़िएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार अभी फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए और ये भी समझ लेना है दोस्त, कोई भी सेट जो है अपने आप का क्या होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। और ये भी आपको 5वां नंबर में समझ लेना है दोस्त, ये भी समझ लेना है आपको 5वां नंबर में कि फाई इज अ सबसेट ऑफ सब, क्या करना है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए ये आपके अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में आइडिया देते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए समझिए। प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट हम किसको कहते हैं, प्रॉपर सबसेट हम किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। अगर कहते हैं असेट ए, पहले ऐसे ही लिख लेते, कोई बात नहीं। असेट, ओए क्या हो रहा है, असेट ए इज अ प्रॉपर सेट, proper subset of B, then it means, देखिए इसके परिभाषा कौन समझाते हैं बाद में फिर आपको अगर सेट ये सेट है कोई, अगर सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, then there exist, then the number of element in A is more than the number of element, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, number of element in A is more than ऐसे लिखते हैं, number of element in B is more than the number of element in A। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे कि हम क्या लिख रहे हैं, अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट। हमने ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको समझिए। देखिए परिभाषा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if number of element in B is more than the number of element in A। देखिए more than, हम ये कह सकते हैं कि at least one element in A, one element in B which is more than the number of element in A, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए शायद हमको ऐसा लग रहा, थोड़ा सा हमको समझाने में इसमें प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन हम एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं। देखिए कैसे हम लिखते हैं, देखिए एक बार हम फिर से जो है इसको लिखने का समझाने का कोशिश करते हैं एग्जांपल से, तब फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त समझिए, जैसे देखिए ए नाम का कोई सेट है, ठीक ना। थोड़ा सा हम समझाने में आपको थोड़ा सा हम गलती कर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा एक बार और फिर से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्त प्रॉपर सेट का, किसका हम बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का दोस्त सिंबल जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। अगर ए प्रॉपर सेट है बी का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देखिए अगर ए प्रॉपर सेट है बी का,
ए प्रॉपर सेट है बी का, इसका मतलब है दोस्त कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है बी में अधिक होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में। ठीक है, देखिए यानी कि क्या हम कह सकते हैं, बी में कम से कम बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट अधिक होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट अधिक होना चाहिए ए से। हमने क्या बोला, ए से। देखिए उसी परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट अधिक होना चाहिए, बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट अधिक होना चाहिए ए से, समझे। इसी परिभाषा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हालांकि वो जो हम चीज लिखे थे वो थोड़ा सा जो है ना, शायद हमको ऐसा लगता है कि उसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं दोस्त, सही कर लेते हैं। देखिए कोई बात नहीं, हम उसको फिर से हम समझा देते हैं। जैसे देखिए हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर हम बोलते हैं अ सेट A is said to be a proper subset of B, हमने इतना बात कहा। Then if B has at least one more element than A, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्त, समझे। हमने क्या लिखा, ए मान लीजिए सेट है कोई, a set A is said to be a proper subset of B if A has at least one more element than A। अब इस बार जो है, अब डिनोटेड बाय, ऐसे हम लिख सकते हैं, it is denoted by a proper set है B का। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब हम एग्जांपल भी आपके सामने हम दे ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्त यहाँ एक समझने वाली बात है, देखिए फिर से हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, क्या समझने वाली बात है। देखिए दोस्त, अगर यहाँ पे दोस्त ए प्रॉपर सेट है बी का, एकदम डेफिनेटली देखिए, अगर प्रॉपर सेट है ए प्रॉपर सेट है बी का, तो दोस्त ये डेफिनेटली है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो होगा लेस देन होगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी से। हमने एक बात यहाँ पे आपको रटने के लिए, समझाने के लिए बता चुके। देखिए हर हमेशा दोस्त ये बात डेफिनेटली सही होना चाहिए कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो हर हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। और ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही, ए का सारा एलिमेंट तो बी में होगा ही। Then all the elements of A are in B, but B have at least one more element than A। देखिए दोस्त, डेफिनेशन को मॉडिफाई करने का 1000 तरीका है, आप डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का, अगर मेरे में थोड़ा कमी होगा हम दोस्त फिर से आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इतना आपके लिए शायद मेरे समझ से इनफ है दोस्त। कार्डिनल नंबर दोस्त किसको कहते हैं, हमने एक बार और आपको एक बार और अगले पेज पे हम समझाते हैं दोस्त। कार्डिनल नंबर देखिए, कार्डिनल नंबर देखिए दोस्त, कार्डिनल नंबर कैसे किसको कहते हैं इसको समझ। जैसे मान लेते हैं ये सेट है, समझे, ये क्या है, सेट है। हमने पूछेगा बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, 3 है। इसी 3 को दोस्त कार्डिनल नंबर ऑफ ए कहलाता है। बात समझ में आ गया, उसमें कितने एलिमेंट हैं इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, कार्डिनल नंबर। कोई तकलीफ नहीं, हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कार्डिनल नंबर हम बोलेंगे, कार्डिनल नंबर हम चीजें समझ गए। चलिए
अब हम क्या करते हैं दोस्त, कार्डिनल नंबर समझ गए तो हम एक पेज पीछे चलते हैं। तो बताइए अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो दोस्त लेस देन होगा या बी से नहीं होगा। अब एक बात और समझ लीजिए दोस्त मेरे भाई कि ए अगर प्रॉपर सबसेट है तो क्या ए सबसेट है या नहीं। यस, ए भी क्या है, ए सबसेट है। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो होगा लेस देन और इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी का होता। हमने आपको ये बात समझा चुके हैं। तो आप ये दोनों बात को दिमाग में रखें और हम चीजें को क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे हम समझाते हैं। अब हम जो है आपको दोस्त कुछ स्पेशल जो है चीजें समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कैसे समझाते हैं, हम आपको बताते हैं इक्विवेलेंट सेट। हम क्या बताते हैं आपको, सम इंपोर्टेंट सेट्स है, सम इंपोर्टेंट सेट्स, सम इंपोर्टेंट सेट्स के बारे में हम आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप अपने कॉपी में लिख लें, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको। और जिसमें आपको डाउट हो दोस्त तो आप कमेंट करें, हम आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए सम इंपोर्टेंट सेट्स, देखिए हाँ चलिए हम पहले बात करते हैं इक्वल सेट का, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखिए दोस्त, हम किसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, हम दो सेट को इक्विवेलेंट कहेंगे। अ सेट ए एंड बी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। A set A and B, a set A and B are said to be equivalent, said to be equivalent set, said to be equivalent set if कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर होगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी के। दोस्त मेरे भाई आपको इस चीज से समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे जब दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो। दोस्त एग्जांपल के लिए अगर आप समझना चाहेंगे तो जैसे दोस्त ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दोस्त हम ले लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। इस दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो है क्या है, दोनों का 3 है। जब दोस्त कार्डिनल नंबर बराबर होंगे, जब कार्डिनल नंबर क्या होंगे, जब कार्डिनल नंबर दोस्त बड़ा होंगे तो उस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे दोस्त, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इक्वल सेट्स के बारे में बोलते हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में बताते हैं दोस्त। टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी इज टू सेट ए एंड बी इज टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal set. Said to be equal set. Two sets A and B are said to be equal sets if A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का, तब ये इंप्लाइज करेगा A बराबर B। देखिए जब भी दोस्त हमें दो सेट्स को, जब भी हमें कभी इक्वल सेट्स दिखाना होता है, दो सेट्स को दोस्त हम इक्वल सेट्स दिखाते हैं। दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स तब और तभी दिखा पाते हैं जब दोनों सेट वो एक दूसरे का क्या हो, सबसेट्स हो। दोनों सेट एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। जैसे ही दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब दोनों सेट्स क्या होंगे, वो इक्वल सेट्स होंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं 1 2 और बी में भी 1 2, बताइए ए सबसेट है बी का कि नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं। यस। और हमें ये बताइए बी सबसेट है, बी सबसेट है ए का कि नहीं। यस। अगर एक दूसरे का सबसेट है इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इसी सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको यह बता देते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम क्या बता रहे हैं आपको, नंबर 3 यूनियन ऑफ टू सेट।
यूनियन ऑफ टू सेट्स। दोस्त यूनियन ऑफ टू सेट कैसे, किसको कहते हैं? देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट टू बी यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए, हम इसको पहले समझाते हैं आपको। देखिए, दो सेट्स को यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलेंगे। देखिए, लैंग्वेज भी लिख देते हैं लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहले समझिए इसको। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं दोस्त? यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़। एक तरह से यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़। दोस्त देखिए, अगर हम कहते हैं दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर देखिए दोस्त, यूनियन के बारे में बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है, और बी बराबर एक कोई सेट्स लेते हैं जैसे 3 4 5 6, क्या है ये? 4 5 6 है, ठीक है। अब देखिए, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 6। देखिए, यूनियन में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं दोस्त। और हम जोड़ते हैं और सेट के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। जैसे देखिए, यहां से यहां तक कितना था? 3 था, और देखिए यहां से यहां तक कितना था? 4 से 5। आप इसमें हम क्या किए हैं? ऐड किए हैं। लेकिन दोस्त आपको ये पता होगा कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो दोस्त जो चीज कॉमन होगा ना यूनियन में, एक ही बार उसको लिया जाता है। जो चीज कॉमन होगा यूनियन में, हम एक ही बार उसको काउंट करेंगे। जोड़ने का मतलब देखिए दोस्त, ये यूनियन जो जैसे दो सेट्स को जोड़ते हैं तो वो सेट्स का ही निर्माण होता है, और सेट्स का डेफिनेशन होता है कि सेट में जो वस्तु होना चाहिए दोस्त वो अलग अलग होना चाहिए। सेट्स में वस्तु क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। सेट्स में जब वस्तु अलग अलग होंगे तभी तो वो सेट्स डिफाइन होंगे। अगर हम 3 को क्या कर सकते हैं? रिपीट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया बात आपको? तो यूनियन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं दोस्त। जैसे देखिए, आप एक इंसान का नाम सुने होंगे, जॉन वैन का। जॉन वैन। देखिए, हम आपको जॉन वैन के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा। जॉन वैन कौन था? ये दोस्त, ये जो है वेन डायग्राम, ये क्या कहलाता है? वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम हम कहते हैं किसको है? इसको समझिए। जैसे देखिए दोस्त, सेट्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का हम इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर टाइप से ही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये सेट्स का नाम ए देते हैं और ये सेट्स का नाम बी देते हैं। एक जॉन वैन था दोस्त। एक कौन था? जॉन वैन। जॉन वैन एक मतलब मैथमेटिशियन हुआ करता था, मतलब बहुत हर एक जगह इसका योगदान था। उन्होंने सेट्स को जो है दोस्त वेन डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करने का दिमाग लगाया। देखिए, हमने बात करा दोस्त, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दोस्त, ये पार्ट क्या है? दोनों में कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बीच में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? वो बीच में आ जाएंगे। देखिए, ये दोनों जो कॉमन वाले एलिमेंट है, कौन सा है? एलिमेंट कॉमन है। 1 और 2 में क्या हो जाएंगे? 1 और 2 में 3, और इसमें क्या है? 4 5 6 यहां पे आ जाएंगे। देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। बात समझ में शायद आपको आ चुका होगा। अब वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं पूरे का, समझे? पूरा क्या है? ये वेन डायग्राम है। लेने के लिए बोलेगा आपको, आप इसी को लीजिएगा वेन डायग्राम में। देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज इतना एंड डिफाइंड एज। अब हम इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या लिखेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम क्या लिखेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is written as written as A union B and defined as देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमने लिखा इसको, पहले यूनियन लिखा, हमने क्या कहा? यूनियन ऑफ टू सेट्स जो दोस्त होते हैं उसको लिखते हैं इस प्रकार से, और उसको डिफाइंड किस प्रकार से करते हैं उसको समझिए। जैसे देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी such that x belongs to A और x belongs to B, x belongs to B। देखिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई भी एलिमेंट, मेरे दोस्त, अगर कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में है,
कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में है, इसका मतलब है दोस्त या तो वो एलिमेंट ए में रहा होगा या तो एलिमेंट वो बी में रहा होगा। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए, अगर आप इसको फिर से समझिए, देखिए कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका मतलब है दोस्त कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा। समझ गए? यूनियन ऑफ टू सेट्स हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में इसी तरह हम डिफाइन करते हैं। चलिए एक बार जो हम और आगे की ओर चलते हैं दोस्त। देखिए समझिए थोड़ा सा और, यूनियन ऑफ टू सेट्स तक हम आपको समझाए हुए। हमने क्या समझाया आपको कि ए यूनियन बी अगर ए यूनियन बी में अगर कोई भी एलिमेंट एक्स नाम का अगर कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब है दोस्त कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, दोनों में से कुछ ना कोई ना किसी में वस्तु होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ए बी अगर हमने चुना और बी नाम का लेते हैं, बी सी डी ये लेते हैं, जब इसको यूनियन करने के लिए बोलेगा आपको, तो आप क्या करेंगे? ए बी सी डी, समझे? अब देखिए ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? ये है, ये है, ये है। इसका मतलब है या तो ये एलिमेंट ए का रहा होगा या तो एलिमेंट वो बी का रहा होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर एक्स नाम का कोई भी एलिमेंट है वो बिलोंग्स नहीं करता है ए यूनियन बी में, देन इसका मतलब है दोस्त एक्स ना तो ए में होगा एंड एक्स ना तो बी में होगा। बात समझ में आया आपको? देखिए अगर कोई भी चीज यूनियन में है तो आपको समझना होगा यूनियन में तभी आ सकता है जब दोनों में से किसी एक में भी होगा, दोनों में से किसी एक में होगा तब और तभी वो यूनियन में आ सकता। अगर यूनियन में कोई वस्तु है ही नहीं, इसका मतलब है ना तो वो ए में रहा होगा ना ही वो बी में रहा होगा। बताइए, ये कभी भी हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है दोस्त, एक बार और इसी एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे देखिए ABCD लिए ना, हम यहाँ पे लेते हैं E जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यस और नो? दो बताइए, E नाम का वस्तु ए यूनियन बी में है? E नाम का वस्तु ए यूनियन बी में है? नहीं है। ये ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब है कि E डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड E डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गया आपको? तो शायद हमको ऐसा लग रहा होगा दोस्त, आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंस का पढ़ाते हैं, सॉरी इंटरसेक्शंस का पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और करेंगे। देखिए अब हम इंटरसेक्शन वाले पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए दोस्त, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is written as A intersection B and defined as इसका मतलब है दोस्त, देखिए एक चीज और समझाते हैं। कोई भी दोस्त अगर लिखने का तरीका ये है, अब हम डिफाइंड कर सकते हैं। देखिए इंटरसेक्शन में कोई भी वस्तु तभी जाएगा दोस्त जब दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो आपको लिखना होगा x अगर x सच दैट x अगर A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब है x A में भी होगा एंड x कहां होगा, B में भी होगा। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसमें गलती लिख दिए हैं। देखते हैं कोई थोड़ा सा यूनियन वाले में गलत तो नहीं लिखे हैं? नहीं, इधर तो है नहीं। नहीं इधर तो नहीं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये डेफिनेशन हम देखना चाह रहे थे कि
एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स ए में हो और एक्स किस में हो, यानी कि अगर यूनियन में होता तो किसी एक में होना जरूरी है। इसका मतलब एक बार हम फिर से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए क्या समझाना चाहेंगे दोस्त मेरे भाई, ये यूनियन का सिंबल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम यूनियन बोलेंगे। यूनियन का मतलब होता है प्लस, और इसको इंग्लिश में हम ऐसे और भी बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शंस का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब क्या, इस इंटरसेक्शंस मैंने क्या समझिएगा दोस्त, कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शंस का मतलब क्या समझना आपको, कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शंस का मतलब क्या समझना दोस्त, कॉमन एलिमेंट। और इसका मतलब क्या समझना आपको, एंड। इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलेंगे हम, एंड बोलेंगे। कोई दिक्कत, देखिए एक ही चीज को समझने का बहुत सारा तरीका है। हम एग्जांपल से समझाएंगे आपको इंटरसेक्शंस को। जैसे देखिए हम समझते हैं इंटरसेक्शंस को। जैसे दोस्त 1 2 3 4 ये है रहा, और बी नाम का कोई सेट है दोस्त, जैसे 3 4 5 6 यहां है। हम बोलते हैं आपको कि ए यूनियन बी निकाल करके हमको बताइए, और हमको ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ये दोनों में से कोई एक चीज आपको निकाल करके दिखाना होगा। ए यूनियन बी जैसे हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी का एक यूनियन क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शंस का बात करेंगे दोस्त, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वही आएगा। कॉमन कौन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। 3 4 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया शायद आपको। देखिए दोस्तों आज के लिए दोस्त हम आपको इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको मतलब चीजें को धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप समझिए थोड़ा सा। जितना बेहतरीन समझिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।